साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी कि क्रैश कोर्स निःशुल्क। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि डीएस एकेडमी का जो लक्ष्य है फ्री हिंदी टीजीटी पीजीटी का कोर्स देने का ये सभी तक पहुंच जाए जिनको इस कोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बता दें, हमें कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि पीडीएफ मिल जाएगी क्या, तो इस तरह के कमेंट्स हमें कम कीजिए क्योंकि अभी हमारे पास इस तरह की सुविधा नहीं है। हम 0 लेवल से आपको क्लासेस दे रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से, यानी कि टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस होता है वो किसी भी राज्य का हो, लेकिन उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास अनिवार्य रूप से सम्मिलित होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, उसकी लेखन पद्धति, कैसे इतिहास लिखे गए आदि तक आते आते कुछ विशेष रचनाओं को छोड़कर हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सभी राज्य की परीक्षाओं में पाठ्यक्रम में सम्मिलित होता है। तो पहले तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात आती है कि हमें ये क्लास नहीं मिली, हमें ये क्लास नहीं मिल रही। आप चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद में आप वीडियोस में जाके जब प्लेलिस्ट की वीडियो में जाएंगे तो प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। जैसे पहले हमारी क्लासेस चल रही थी नेट जीआरएफ के लिए कहानियां, उपन्यास, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो इन सब की प्लेलिस्ट भी लगी हुई है, बनी हुई है उसमें। और साथ में जो टीजीटी पीजीटी का हमारा कोर्स चल रहा है, क्लास नंबर 1 से लेके कंटिन्यू क्लास हमारी चलती आ रही है। जैसे ही क्लास अपलोड होती है वैसे ही प्लेलिस्ट में ऐड हो जाती है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा इधर उधर जब आप घूमेंगे अपने यूट्यूब चैनल डीएस एकेडमी के पे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उसी प्लेलिस्ट में टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये थी सूचना। बाकी सबके सुझाव बहुत अच्छे आ रहे हैं, हमें अच्छा भी लगता है। तो चलिए चलते हैं। इससे पहले तक हमने रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास तक देखा था। इसके बाद अब देखेंगे हम आज आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हम क्रम से लेकर चल रहे थे, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे राम कुमार वर्मा जी को पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, राम कुमार वर्मा जी को देखते हैं। इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जो समय है 1905 से 1990 ईस्वी है। हमारा यहाँ पे जो इतिहासकार है उनका समय देने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा जो तथ्य है संकलन करने का इतना ही है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं इतिहासकारों के बार बार क्रम से प्रश्न बनते हैं। देखिए इतिहासकारों के भी क्रम से प्रश्न बनेंगे, जैसे कि आपका गारसदा तासी दे दिए, मिश्र बंधु विनोद दे दिए, फिर शुक्ल जी दे दिए, फिर आगे जाके पता चला निर्मला जैन दे दें। तो इस तरह के क्रम आपके बनते चलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे तिथि लिखवा रहे हैं, जन्म तिथि। इसके बाद में है इतिहास ग्रंथ की बात कर लेते हैं। राम कुमार वर्मा जी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और इसका जो समय है 1938 ईस्वी है। इतिहास पे चर्चा कर लेते हैं। राम कुमार वर्मा जी का ये आलोचनात्मक इतिहास है, यानी कि आलोचनात्मक पद्धति में लिखा गया है। ये इतिहास राम कुमार वर्मा जी चाह रहे थे कि 2 भागों में लिखें, लेकिन एक ही भाग वो लिख पाए थे। हम एक सार बता देते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे आगे। अब उन्होंने सोचा कि 2 भागों में हम इसको लिखेंगे, क्योंकि शोधात्मक यानी कि वो शोध कर रहे थे नागपुर विश्वविद्यालय से। उन्होंने सोचा कि मैं इस इतिहास ग्रंथ को 2 भागों में प्रकाशित करवाऊंगा। तो लेकिन जब उन्होंने ये इतिहास लिखा, ये पहला ही भाग इसका प्रकाशित हुआ था, दूसरा इसका भाग जो है प्रकाशित नहीं हो पाया था। पहले भाग का जो प्रकाशन में समय लिया है उन्होंने 693 से 1693 ईस्वी, यानी कि आदिकाल से भक्तिकाल तक का जो समय इन्होंने है तथ्य हैं वो इस इतिहास ग्रंथ में, आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में संकलित है। ये इतिहास ग्रंथ आलोचनात्मक पद्धति में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, इसके विषय में जानेंगे और नवीन तथ्य। यह एक अपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। कई बार प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से अपूर्ण इतिहास ग्रंथ कौन सा है। आप कहेंगे कि हमने तो ये भी इतिहास ग्रंथ पढ़ा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी पढ़ा है, नगेंद्र जी का भी पढ़ा है, तासी जी का भी पढ़ा है, और राम कुमार वर्मा जी का भी आलोचनात्मक इतिहास पढ़ा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो इतिहास ग्रंथ है ये एक अपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, यानी कि ये पूरा नहीं हुआ था। पूरा क्यों नहीं हुआ था आगे जानते हैं।
कि वर्मा जी ने इस इतिहास ग्रंथ को 2 भागों में प्रकाशित कराने की योजना बनाई थी, लेकिन इसका एक भाग ही प्रकाशित हो पाया था। रामकुमार वर्मा जी ने बताया हमने कि इसका एक ही भाग प्रकाशित हो पाया था, रामकुमार वर्मा जी के इतिहास ग्रंथ का। योजना 2 भागों में प्रकाशित कराने की थी। इस इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी यानी कि 693 ईस्वी का जो समय हम निकालते हैं वो हमारा आदिकाल आता है, से 1693 ईस्वी यानी कि भक्ति काल तक का समय इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में दिया है। यहां पे प्रश्न कैसे बनते हैं आप समझिए। प्रश्न रहेगा कि किस इतिहास ग्रंथ में आदिकाल से लेकर किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ को आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक में ही पूर्ण कर दिया है या प्रकाशित करवा दिया है। तो ये जो इतिहास ग्रंथ रहेगा आपका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 यानी कि रामकुमार वर्मा जी का रहेगा। दूसरी बात है, किस इतिहास में 693 से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन मिलता है, क्योंकि बाकी के इतिहासों में आगे का वर्णन भी मिलता है, लेकिन इसमें 693 से 1693 का ही ईस्वी तक का ही वर्णन मिलता है। तो ये भी आपका रामकुमार वर्मा जी का आलोचनात्मक इतिहास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्मा जी ने आदिकाल को संधिकाल व चारणकाल दोनों नाम दिए हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस इतिहासकार ने आदिकाल को 2 नामों से अभिहित किया है या पुकारा है। तो आपका यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा रामकुमार वर्मा, क्योंकि रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल दोनों नाम दिए हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा था, अभी देखे हैं, या आदिकाल में जब हम पहुंचेंगे तब देखेंगे कि आदिकाल का नामकरण किस किस इतिहासकार ने या किस किस आलोचक ने किस नाम से किया है। तो यहाँ पर यह है कि आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल जो दोनों नाम दिए हैं वो रामकुमार वर्मा ने दिए हैं। बता दें कि चारणकाल जो आदिकाल को नाम दिया है वो गिरियार्सन जी ने भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, यह इतिहास ग्रंथ आलोचनात्मक पद्धति में लिखा गया है। आलोचनात्मक पद्धति क्या होती है कि किसी भी तथ्य के गुण और दोषों का वर्णन करते हुए जो उसकी समीक्षा की जाती है उसको आलोचना कहते हैं। समीक्षात्मक, आलोचनात्मक बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है, इसीलिए ये जो पद्धति है इसमें आलोचनात्मक। वैसे इतिहास ग्रंथ के नाम में भी है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, और ये महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर कि आलोचनात्मक पद्धति में लिखा गया पहला इतिहास है। आचार्य क्या कहते हैं, जो ये है आपके, क्षमा कीजिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जो इतिहास है ये आलोचनात्मक पद्धति में लिखा गया पहला इतिहास है। आगे बढ़ते हैं। वर्मा जी ने अपने इतिहास ग्रंथ का काल विभाजन, यह है वर्मा जी का यह इतिहास ग्रंथ शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। हमने पहले बताया कि रामकुमार वर्मा जी का जो इतिहास ग्रंथ था ये पहले शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया, यानी कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी जिस विषय पर शोध कर रहे थे या डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए शोध कार्य कर रहे थे वो यही था, इसी के रूप में उन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। वर्मा जी ने अपने इतिहास ग्रंथ का काल विभाजन रचनाकारों पर किया है। रामकुमार वर्मा जी ने जो अपने इतिहास में रचनाकारों का जो इतिहास ग्रंथ का जो काल विभाजन किया है वो रचनाकारों के आधार पर किया है, जबकि शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ का काल विभाजन रचना प्रवृत्ति के आधार पर किया है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर रामचंद्र शुक्ल जी ने रचना प्रवृत्ति के आधार पर अपने इतिहास का काल विभाजन किया है, काल निर्धारण किया है, तो ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने रचनाकारों के आधार पर इतिहास का काल विभाजन किया है। तो ये अगर घुमा के प्रश्न बनेगा तो यहाँ पर आपके रामकुमार वर्मा जी सही रहेंगे, या उनका इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सही होगा, क्योंकि इन्होंने रचनाकारों के आधार पर काल विभाजन किया है। और जबकि शुक्ल जी ने जो रचना है, रचनाकार की जो रचना है उसकी प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन किया है। देखते हैं, इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। किस इतिहासकार ने पहला कवि हिंदी का किसको माना है, ये प्रश्न अधिक बनता है। तो यहाँ पर रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी का जो पहला कवि माना है वो स्वयंभू को माना है। ये थे आपके रामकुमार वर्मा जी और उनसे उनके इतिहास से संबंधित विशेष तथ्य। यहाँ से प्रश्न बनने महत्वपूर्ण है
और एक एक प्रश्न, एक एक लाइन में कम से कम दो दो प्रश्न या एक एक प्रश्न बना हुआ है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक चीज और बता दें आपको, यहाँ पर एक तथ्य और आया है, अभी स्मृति में आया कि ये जो राम कुमार वर्मा जी का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके विषय में एक तथ्य ये भी आ जाता है कि ये जो पहला इतिहास हम लोगों का लिखा गया था हिंदी साहित्य का, वो 1838 ईस्वी में आया था गारसादा तासी जी का, और ये 1938 में, यानी कि ये गारसादा तासी के इतिहास के बाद 100 वर्षों के बाद ये प्रकाशित हुआ है। ध्यान रखिएगा इस तथ्य को, थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, हालांकि स्मृति के लिए ही है कि 100 वर्ष बाद किसका इतिहास प्रकाशित हुआ है। तो राम कुमार वर्मा जी का जो इतिहास ग्रंथ है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास प्रारंभ होने के 100 वर्षों बाद प्रकाशित हुआ था, क्योंकि 1838 में गारसादा तासी जी का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। अब अगले इतिहासकार देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 8वें नंबर के इतिहासकार हम लोग देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जो समय है 1907 में, 1907 से 1979 ईस्वी इनका समय है। इन्होंने हिंदी साहित्य की 3 पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य की 3 पुस्तकें लिखी हैं। 3 पुस्तकें लिखी हैं। 3 पुस्तकें लिखी हैं। देखते हैं कौन कौन सी है। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका समय है 1940 ईस्वी। दूसरी है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, जबकि जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो कहते हैं कि इसका जो नाम है रचना का, इनके इतिहास ग्रंथ का, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, जबकि इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास लिखा था। इसका समय भी 1952, इसका समय 1952 ईस्वी है। अगली रचना देखते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसमें इन्होंने शुक्ल जी की कई तथ्यों का खंडन किया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, समय इसका भी 1952 है, लेकिन कहीं कहीं पर 53 भी मिलता है। अगर दोनों विकल्प में होंगे तो आप 1952 कीजिएगा, अन्यथा अगर 1952 विकल्प में नहीं है तो ऑब्लिक करके आप 1953 भी नोट करके इसको रखिएगा, क्योंकि नेट पे कहीं कुछ और मिलता है, किसी किताबों में कुछ और मिलता है, लेकिन आप इसको 1952 विकल्प में दोनों रहेंगे, 1952 और 1953, तब आपको 1952 देना होगा। और अगर 1952 विकल्प में नहीं है तो फिर आपको 1953 देना होगा। और अगर इन दोनों में से भी कोई विकल्प में ना रहे तो वैसे दोनों ही विकल्प में रहेंगे। कभी कभी इसका डाउट भी आ जाता है कि 1952 है कि 1956 है, लेकिन इसका भी 1952 ही है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में, देखते हैं आगे, इन्होंने अपने इतिहास लेखन में
इन्होंने अपने इतिहास लेखन में समाज शास्त्रीय, देखिए अगर आपको पद्धतियां या ये नहीं समझ में आ रहा हो कि कौन सी पद्धति है या किस लेखन की पद्धति है, तो आप शुरू से आप क्लासेस देखिएगा। पहली क्लास से लेके हमने सारी पद्धतियों को बहुत विश्लेषणात्मक रूप में समझाया है। इतिहास लेखन में समाजशास्त्रीय, इन्होंने अपने इतिहास लेखन में समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया है, या इन्होंने अपने इतिहास समाजशास्त्रीय पद्धति पर लिखे हैं, पद्धति का प्रयोग किया है। आप सारी क्लासेस देखिए, क्योंकि सारी क्लासेस का मतलब है कि आप अगर आज की क्लास देख लेंगे तो पीछे की क्लास आपको समझ में ही नहीं आएगी आज की क्लास, क्योंकि सारी क्लासेस सीक्वेंस में चल रही हैं। अगला है, इन्होंने कुल 1229 रचनाकारों का वर्णन किया है। जो इनके इतिहास ग्रंथ है उसमें इन्होंने कुल 1229 रचनाकारों का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इन्होंने हिंदी का पहला कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, इन्होंने हिंदी का पहला कवि अद्धमाड़ या अब्दुल रहमान, अब्दुल भी आ जाता है कहीं जगह, तो अब्दुल रहमान को माना है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का खंडन किया है। शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का खंडन किया है। आगे देखते हैं। शुक्ल जी ने जहां पर युगीन परिस्थिति पर बल दिया है, वहीं इन्होंने परंपरा पर बल दिया है। परंपरा पर बल दिया है। आगे देखते हैं। इन्होंने शुक्ल के काल विभाजन, शुक्ल जी के काल विभाजन वीर गाथा काल को, शुक्ल जी के काल विभाजन में वीर गाथा काल को आदिकाल, शुक्ल जी के काल विभाजन में वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। आगे देख लेते हैं एक तथ्य और। इन्होंने भक्ति काल को
एक नई दुनिया कहा है। इन्होंने भक्तिकाल को एक नई दुनिया कहा है। तो ये है, आगे बढ़ेंगे, अभी आगे तथ्य और देखेंगे। तो देखिए है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जो समय है 1907 से 1997 ईस्वी है। कई आलोचकों का मानना है, या जिसे हम भी एक साहित्यिक दृष्टि में बात करें तो देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की कई मान्यताओं का पूर्ण रूप से खंडन नहीं किया, और किया है तो सातवें तर्क के साथ में किया है। जैसे कि हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी में कहीं ना कहीं पक्ष था, सवर्ण जाति धर्म को लेकर, वर्ण व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं शुक्ल जी की दृष्टि में हमें वर्ण व्यवस्था का जो एक तरीके से कहें कि उनमें कहीं ना कहीं पक्षपात था। जैसे कि हम देखेंगे आदिकाल में, उसमें भक्ति काल में जाके, तो भक्ति काल में हम देखते हैं कि उन्होंने कबीर को बहुत ज्यादा स्थान नहीं दिया है, जबकि तुलसीदास को बहुत ज्यादा स्थान दिया है। तुलसीदास को उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रतिष्ठित किया है। वहीं पर शुक्ल जी ने तुलसीदास को, इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास को कम स्थान ना देते हुए भी कबीर को स्थान बहुत ज्यादा दिया है। क्योंकि कबीर को यदि किसी ने प्रतिष्ठित किया है भक्ति काल में, तो उनको प्रतिष्ठित करने का श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। तो चलिए देखते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य की 3 पुस्तकें लिखी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की 3 पुस्तकें लिखी हैं। पहली पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका समय 1940 ईस्वी है। दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, इसका समय 1952 ईस्वी है। डॉक्टर नगेंद्र ने ये जो पुस्तक है इनकी, इसका नाम हिंदी साहित्य उद्भव और विकास बताया है। आगे है तीसरा तथ्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल महत्वपूर्ण है कई बार। इसका जो समय है 1952 है, और अगर 1952 विकल्प में नहीं होता है तो 1953 होगा, लेकिन मुख्य रूप से जो जहां तक कई पुस्तकों के अध्ययन के बाद हम निष्कर्ष में पहुंचे हैं 1952 ही सही है। अगर दोनों विकल्प में रहेंगे तो 1952 आपका सही रहेगा। इसके बाद जो ये हिंदी साहित्य का आदिकाल है, ये क्या है कि ये पुस्तक जो है, ये पद्धति से देखें तो ये इतिहास की पुस्तक नहीं है, लेकिन इसमें जो तर्क है, समीक्षात्मक चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं इसे इतिहास की ओर खींच लाती हैं। तो ये था इस इतिहास के विषय में। आगे देखते हैं, इन्होंने अपने इतिहास लेखन में समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने समाजशास्त्रीय पद्धति पर इतिहास लिखे हैं। इनके बाद में आगे बहुत इतिहास लिखे गए हैं। मैनेजर पांडे जी हैं, निर्मला जैन जी हैं, इन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययन पर बहुत ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं, और भी नए जो आलोचक आ रहे हैं, बहुत ज्यादा शोध हो रहे हैं, वो समाजशास्त्रीय अध्ययन पर हो रहे हैं। लेकिन पहले जो समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग करने वाले हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे है, इन्होंने कुल 1229 रचनाकारों का वर्णन किया है। 1229 रचनाकारों का वर्णन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने इतिहासों में किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में है कि इन्होंने हिंदी का पहला कवि अध्यमाण या अब्दुल रहमान को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है, तो अब्दुल रहमान या आपके अध्यमाण या अब्दुल रहमान रहेंगे, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माने हैं। इन्होंने यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का खंडन किया है। शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का खंडन किसने किया है, या सबसे पहले शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन किस इतिहासकार ने किया है, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। आगे है कि शुक्ल जी ने जहां पर युगीन परिस्थिति पर बल दिया है। शुक्ल जी का जब इतिहास हम पढ़ रहे थे, इससे पहले वीडियो में हमने देखा है कि जो युगीन परिवेश के अनुसार जो प्रवृत्ति थी उनको शुक्ल जी ने स्थान दिया है। लेकिन युगीन परिस्थिति पर बल किसने दिया था, आपके शुक्ल जी ने। वहीं पर इन्होंने यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने परंपरा पर बल दिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में
परंपरा पर अधिक बल किसने दिया है, या परंपरा पर किसने मतलब इतिहास लिखा है परंपरा के अनुरूप, तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। और युगीन परिवेश पर शुक्ल जी ने लिखा है। इन्होंने यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के काल विभाजन में वीर गाथा काल को आदि काल कहा है। शुक्ल जी ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति रख दी थी, जैसे कि शुक्ल जी ने खुद आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। वहीं पर अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया है। आदि काल यानी कि आदि से अंत, यानी कि आदि जहां से शुरुआत होती है। शुक्ल जी ने जो वीर गाथा, जब हम आदिकाल का नामकरण पढ़ेंगे तब हम विशेष प्रवृत्ति भी पढ़ेंगे कि क्यों नाम दिया उन्होंने, तो आगे वीडियो में देखेंगे इनको कि वीर गाथा काल क्यों दिया, आदिकाल क्यों दिया, बीज वपन काल क्यों दिया, चारण काल क्यों दिया, संधि काल क्यों दिया, इन सब पर विशेष चर्चा हम करेंगे। चलते हैं आगे। इन्होंने भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है। किस इतिहासकार ने भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और तथ्य देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। चलिए देखते हैं और तथ्य। आज हम थोड़ा सा अस्वस्थ हैं तो बहुत ज्यादा क्लास लंबी नहीं करेंगे। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों का काल कहा है। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे देखते हैं इनके इतिहास के संदर्भ में थोड़ा सा कथन देख लेते हैं। संयोग से प्राप्त, पहला है संयोग से प्राप्त रचनाओं के आधार पर, संयोग से प्राप्त रचनाओं के आधार पर साहित्य इतिहास लिखना, साहित्य इतिहास लिखना, साहित्य इतिहास लिखना साहित्य की आधी समझ है। लिखना साहित्य की आधी समझ है। ये जो कथन है ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा कथन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं, संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और
आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। जो कथन है ये है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये था यहां तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इतिहास। देखते हैं क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों का काल कहा है। आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों का काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो ये आपके सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके बाद कथन है कि संयोग से प्राप्त रचनाओं के आधार पर, संयोग से यानी कि यूं ही जो पहले से प्राप्त रचनाएं हमें मिल गई हैं उसके आधार पर साहित्य इतिहास लिखना साहित्य की आधी समझ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो ये कटाक्ष है, हंसी भी आती है, ये कटाक्ष शुक्ल जी के प्रति है। शुक्ल जी के प्रति इसलिए है कि वो कह रहे हैं कि संयोग से प्राप्त, क्योंकि मिस्र बंधुओं से उन्होंने यूं ही रचनाकारों को उठा लिया था, उनकी रचनाओं को उठा लिया था और बहुत ज्यादा समीक्षा नहीं की थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं शुक्ल जी के लिए कि संयोग से प्राप्त रचनाओं के आधार पर साहित्य इतिहास लिखना आधी समझ है। यानी कि आप बहुत ज्यादा उसमें घूमे नहीं है। जैसे कि आप आज के समय में देखते होंगे बहुत सारे जो शोधार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए वर्तमान में प्लेरिज्म आपके शोध के रूप में जमा होती है पुस्तकालय में। जिस विश्वविद्यालय से आप कर रहे हैं, तो प्लेरिज्म का मतलब है कि वो आपका पूरा डाटा जो ऑनलाइन पड़ेगा नेट पे, वो पकड़ लेगा कि आपने कितना कॉपी पेस्ट किया है। पहले क्या था, वैसे ही थीसिस आपकी है वैसे ही दूसरे की, आपने उठा के टॉपिक मेल किए और लिख के जमा कर दिए। तो इस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाह रहे हैं कि संयोग से प्राप्त रचनाओं के आधार पर साहित्य इतिहास लिखना साहित्य की आधी समझ है। जैसे आप कॉपी करके किसी की थीसिस को कॉपी करके आप अपना शोध प्रबंध जमा कर दोगे तो आपकी आधी समझ ही तो होगी, क्योंकि आप उसमें डूबे ही नहीं। जब डूबेंगे नहीं तो आप उसमें निखरेंगे कैसे? तो ये कहना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। लेकिन ये जो कटाक्ष है ये शुक्ल जी के प्रति है, द्विवेदी जी का। आगे देखते हैं कि संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं। गणपति चंद्र गुप्त जी कह रहे हैं कि संभवतः द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं। संभावना जताई है कि पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। शुक्ल जी की जो स्थापनाएं थी, जो भी धारणाएं थी, जो भी विचार थे, उनका जो खंडन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है वो सबल प्रमाणों के आधार पर किया है। यानी कि पुख्ता प्रमाण है उनके पास, उसी के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के जो धारणाएं या स्थापनाएं थी उनका खंडन किया है। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है, जिनको अभी आगे हम पढ़ेंगे। ये था, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर गणपति चंद्र गुप्त को हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में और शुक्ल जी में 36 का आंकड़ा कहीं ना कहीं रहा है। शुक्ल जी कहते हैं पूरब को चलना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नहीं भाई पश्चिम को चलना है, आप किधर घुमा रहे हो। तो इस तरीके से दोनों के तर्क वितर्क रहे हैं
और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी अपने में कम नहीं थे और कम शुक्ल जी भी नहीं थे, लेकिन शुक्ल जी कहीं ना कहीं जो पीछे हुए हैं वो थोड़ा सा यही रहा है कि उन्होंने पक्षपात किया है सवर्ण जाति वगैरह को लेकर, उन्होंने किया है। चलिए चलते हैं, हमें सिर्फ परीक्षा पास करनी है, विद्वान हम लोग बाद में बनते रहेंगे। देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनका जो जन्म है 1928 में हुआ था, 1928। अभी इनका निधन नहीं हुआ है हाल फिलहाल में, तो अभी मुझे नहीं है ज्ञात, वैसे अभी इनका निधन नहीं हुआ है। आगे देखते हैं इतिहास ग्रंथ। इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। देखिए हम स्लो चल रहे हैं, मान सकते हैं, लेकिन सिलेबस को पूरा कवर करते चल रहे हैं कि अगर यहां से प्रश्न बनता है तो यहां से प्रश्न नहीं छूटेगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। देखिए मुख्य रूप से जो इसका समय आएगा 1965 ईस्वी आएगा, लेकिन आगे इसके भाग देखते हैं। यह इतिहास ग्रंथ अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर जरूर कीजिए। क्लास कैसी लग रही है, क्या तथ्य आपको और चाहिए। यह इतिहास ग्रंथ दो भागों में लिखा गया है। पहला भाग प्रथम भाग का प्रकाशन जो हुआ है इसका, वो हुआ है 1964 ईस्वी में। और जो दूसरा है दूसरा भाग का प्रकाशन ये 1965 ईस्वी में हुआ है इसका प्रकाशन। आगे देखते हैं। यह इतिहास ग्रंथ वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया है। यह इतिहास ग्रंथ वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर भी है, इन्होंने भी शुक्ल जी के कुछ तथ्यों का खंडन किया था। देखते हैं। शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का इन्होंने भी खंडन किया। विशेष रूप से सूफी काव्य को मसनवी काव्य इन्होंने कहा था। मसनवी काव्य कहने का खंडन
कहीं कहने का खंडन, कहीं कहीं उनकी अति वैज्ञानिकता, यानी कि गणपति चंद्र गुप्त जी की जो अति वैज्ञानिकता थी उसको भी उन्होंने अति वैज्ञानिकता, यानी अति वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता में क्या होता है कि तर्क सीधे सीधे दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखी जाती है, सीधे सीधे एक तरीके से प्रैक्टिकल रूप में। वैज्ञानिकता उनका दोष बन गई है, इस कारण इनका यानी कि गणपति चंद्र गुप्त जी का इनका काल विभाजन न केवल ज्यादा हो गया है, न केवल ज्यादा हो गया है बल्कि उलझ गया है। कैसे उलझा ये भी बताएंगे, बल्कि उलझ गया है। आगे है, इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया है। पहला है आदिकाल, प्रारंभिक काल। पहला है प्रारंभिक काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरे नंबर पर है इनका आधुनिक काल। आधुनिक काल ये था, आगे थोड़ा सा बचा है उसे देखेंगे। देखिए गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इनका जो समय है यानी कि जो जन्म हुआ है 1928 में, ये राजस्थान के आप सभी जानते हैं। इतिहास ग्रंथ, इनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, जो अभी तक भी जो प्रश्न बना है उसमें 1965 ईस्वी ही इसका समय है। इसके बाद में है, यह इतिहास ग्रंथ 2 भागों में लिखा गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वो 2 भागों में लिखा है। प्रथम भाग का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1964 ईस्वी है और जो दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष है या जो दूसरा भाग जो प्रकाशित हुआ था उसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। आगे देखते हैं, यह इतिहास ग्रंथ वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया है। हम हर पद्धति विशेष को देखते हुए चल रहे थे। जब हमने शुरू में पद्धति समझाई थी तब भी हमने आप सबको समझाया था कि किस पद्धति में किसने इतिहास लिखे हैं। आगे आके चर्चा करेंगे, हम यहाँ पे चर्चा भी कर रहे हैं। तो देखते हैं वैज्ञानिक पद्धति में जो पहला इतिहास लिखा गया है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया है। आगे है कि शुक्ल जी की अनेक मान्यताओं का इन्होंने भी खंडन किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तो शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन किया ही था, साथ में गणपति चंद्र गुप्त जी ने भी शुक्ल जी की कुछ मान्यताओं का खंडन किया। विशेष रूप से सूफी काव्य शुक्ल जी ने, जब भक्ति काल में हम देखते हैं कि सगुण और निर्गुण में भी ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी या कहें सूफी काव्य जो नाम दिया है एक तरीके से उन्होंने दिया है राम कुमार वर्मा जी ने, संत काव्य, सूफी काव्य। तो ये जो सूफी काव्य है, सूफी काव्य को या प्रेमाश्रयी शाखा को मसनवी काव्य कहने का खंडन कहीं कहीं उनकी अति वैज्ञानिकता, उनका दोष बन गई है। देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनता है,
कि सूफी काव्य को मसनवी काव्य कहने किसने कहा है? सूफी काव्य को मसनवी काव्य किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। और इस कहने के उससे सूफी काव्य को मसनवी काव्य कहने का जो खंडन कहीं ना कहीं किस इतिहासकार की किस इतिहास में दोष बन जाता है उसका, तो वैज्ञानिकता जो अति वैज्ञानिकता है वो दोष बनी है। किस इतिहास ग्रंथ में? हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में जो गणपति चंद्र गुप्त जी का है। वैज्ञानिकता उनका दोष बन गई है। इस कारण इनका काल विभाजन न केवल ज्यादा हो गया है बल्कि उलझ गया है। इनका इतिहास का जो काल विभाजन है वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है और बहुत विस्तृत सा भी है। देखते हैं कैसे। इन्होंने संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया है। गणपति चंद्र गुप्त जी ने जो अपना इतिहास ग्रंथ है वो 3 कालों में विभक्त किया है। पूर्व काल, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन जब हम समय का विभाजन करेंगे कि किस इतिहासकार ने किस किस नाम से किस समय को विभाजित किया है या कितने कालों में विभक्त किया है, तब हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर इतना ही है कि प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने 3 कालों में अपने इतिहास को विभक्त किया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। 2 तथ्य और बचे थे हमारे। इन्होंने जैन साहित्य से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है। आगे है दूसरा तथ्य। इन्होंने शालिभद्र सूरी को शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। देखिए, ये था हमारा आज का यहीं तक। तो ये है कि गणपति चंद्र गुप्त जी ने जैन साहित्य से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है। महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर कि जैन साहित्य से किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है, तो आपके गणपति चंद्र गुप्त जी ने ही। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार टीजीटी पीजीटी में तो अनेक बार बना है और मिलान वाले प्रश्नों में नेट जीआरएफ में भी बना है कि शालिभद्र सूरी को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने, या गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का पहला कवि या हिंदी का पहला कवि किसको माना है? तो आपके शालिभद्र सूरी जी हैं। ये थे हमारी आज का यहीं तक। थोड़ा सा आश्वस्त है। अगली जो आगे जब मिलेंगे तो अगली वीडियो में डॉक्टर नगेंद्र से आगे मिलेंगे, डॉक्टर नगेंद्र रामस्वरूप चतुर्वेदी। बाकी के जो इतिहासकार हैं उनको भी पढ़ेंगे। विस्तृत पढ़ना ही हम लोगों का यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं आपको विस्तृत। क्यों? क्योंकि आजकल जो प्रश्न है वो बहुत गहराई से बनने लगे हैं, इसीलिए हम आपको विस्तृत लेकर चल रहे हैं ताकि जितना आप पढ़े वहां से प्रश्न ना छूटे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। फिर से बता दें, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए जितना अधिक से अधिक हो। अपने समूह में अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा के, फेसबुक पे शेयर करके, आपसे जितना शेयर की जाती है आप वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरी बात, आपको प्लेलिस्ट देखने में अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो यूट्यूब पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, डीएस एकेडमी डिस्कशन, या दूसरा ग्रुप है डीएस एकेडमी टीजीटी। जब आप डालेंगे तो जो आपके यूट्यूब चैनल का, जो हमारे चैनल का लोगो है डीएस एकेडमी, ये आपको सेम लोगो वहां पर देखने को मिलेगा। आप इसमें जुड़ जाइए। जैसे ही वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है वैसे ही वीडियो
आपके टीजीटी जो आपका डीएस एकेडमी डिस्कशन जो ग्रुप है उसमें भी शेयर हो जाती है। जो आपका दूसरा ग्रुप है हमारा डीएस एकेडमी टीजीटी, उसमें भी ये वीडियो तुरंत शेयर हो जाती है, तो आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। कहना इतना ही है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जहां पे आपको ना समझ में आए निसंकोच आप कमेंट कीजिए। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर अगर आप हमारे टेलीग्राम वाले चैनल पर जुड़ जाते हैं, टेलीग्राम के लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम के लिंक दोनों दिए हुए हैं, आप वहां पे जुड़ जाइएगा। तो उसमें क्या है कि अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप वहां पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। बीच बीच में कभी कभी हम आ जाते हैं तो हम समाधान कर देंगे, नहीं तो आप अपना जो भी आपको कोई संदेह हो रहा है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जैसे ही आप आज हमें किसी भी वीडियो का हमें अगर कोई संदेह या कोई कमेंट आप हमें करते हो तो अगली वीडियो में या अगले दिन या उससे अगले दिन हम आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद में सॉल्यूशन लेकर आ जाएंगे। कोशिश तो यही रहती है कि अगली वीडियो में ही लेके आ जाएं। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक है। धन्यवाद।